डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। जनतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पहली शर्त है। हर चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग इसका बढ़ चढ़ कर दावा करता है। मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार से मतदाता को प्रलोभन देना, उसे भड़काना या उकसाना वर्जित होता है। मगर अब हकीकत प्राय इसके उलट है। पिछले कुछ दशक से शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जिसमें प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देने का प्रयास न करते देखे जाते हों। चाहे वह पंचायत चुनाव हो या फिर लोकसभा का, सब में अब यह परिपाटी सी बन गई है कि प्रत्याशी अपनी क्षमता के अनुसार मतदाताओं को नकदी, वस्त्र, मूल्यवान वस्तुएं, शराब, नशीली चीजें आदि बांटते हैं। अभी 5 राज्यों में चल रहे चुनावों में निर्वाचन आयोग ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, शराब, मूल्यवान वस्तुएं आदि जब्त की हैं। बताया जा रहा है कि यह जब्ती पिछले विधानसभा चुनावों से 4 गुना अधिक है। 2014 में करीब 300 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुएं और नकदी जब्ती की गई थी। इस बार अभी तक 1018 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती की जा चुकी है। अभी उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, इसलिए जब्ती का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। चुनाव में इस तरह मतदाताओं को नकदी और वस्तुएं बांटा जाना एक तरह से उन्हें रिश्वत देकर अपने पक्ष में मतदान करने को प्रलोभित करना ही है। हर चुनाव में बड़े पैमाने पर ऐसी शिकायतें निर्वाचन आयोग के पास पहुंचती हैं। वह सक्रिय होकर छापेमारी वगैरह भी करता है, मगर ऐसा करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता, जिसके चलते इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना कठिन बना हुआ है। इस तरह रिश्वत देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिशें लगातार बढ़ी हैं। करीब 10 महीने पहले उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतों के चुनाव हुए, जिनमें अनेक ग्राम प्रधानों ने शिकायत की कि उन्हें जबरन लाखों रुपए की नकदी बांटी गई। कुछ ने तो नोट की गड्डियों के साथ चित्र साझा करते हुए बताया कि चुपके से उनके तकिया के नीचे पैसे रख दिए गए थे। मगर ऐसी शिकायतों पर किसी प्रत्याशी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई हो, एक भी उदाहरण नहीं मिलता। यह ठीक है कि इस तरह की चीजें प्रत्याशी खुद नहीं बल्कि उनके कार्यकर्ता बांटते हैं, पर जब नकदी और कीमती वस्तुएं जब्त होती हैं तो यह तो स्पष्ट होता है कि वे किसके पास से मिली हैं। दरअसल चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को तो है, मगर किसी भी प्रकार से दोषी पाए जाने वाले प्रत्याशी या जीते हुए नेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार उसके पास नहीं है। इसलिए वह महज प्रत्याशियों और पार्टियों को चेतावनी या नोटिस देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा यह होता है कि अगर किसी नेता ने भड़काऊ या आपत्तिजनक भाषण दिया
तो उसे कुछ समय के लिए प्रचार से रोक देता है। राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी भी आयोग की इस सीमा को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आचार संहिता के उल्लंघन से बाज नहीं आते। जब तक निर्वाचन आयोग को प्रत्याशी को चुनाव से बाहर करने या जीते हुए उम्मीदवार का जनप्रतिनिधित्व समाप्त करने जैसे कड़े अधिकार नहीं मिलेंगे, इस तरह महज जब्ती से चुनाव प्रक्रिया में शुचिता का दावा नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में 2 दिन से हो रहे हमलों के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विषय बन गई है। 16,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक इस वक्त वहां हैं। इनमें वहां पढ़ने गए भारतीय विद्यार्थियों की संख्या भी खासी है। गुजरात के 2,500, ओडिशा के 1,500, तमिलनाडु के 900 से ज़्यादा, केरल के 400 और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों के विद्यार्थी इनमें शामिल हैं। ऐसे में इनके परिजनों का परेशान होना स्वाभाविक है। लगातार मिसाइलों के धमाकों, गोलियों की आवाज़ और टैंकों की गड़गड़ाहट के बीच से भारतीय नागरिक जिस संकट और मानसिक वेदना से गुजर रहे हैं, उसकी कल्पना भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विद्यार्थी अपने परिजनों को जो वीडियो भेज रहे हैं, उससे पता चलता है कि किस तरह ये लोग पल पल काट रहे होंगे। हमलों से बचाव के लिए लोगों को छोटे छोटे बंकरों में रखा गया है। खाने पीने के सामान के लाले पड़ रहे हैं। मार्शल लॉ लग जाने के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। किसको पता कि कहाँ मिसाइलें गिरेंगी। कहने को यूक्रेन में भारतीय दूतावास सक्रिय है और अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के अभियान में दिन रात जुटा है, पर वहाँ जिस तरह के हालात हैं, उसमें दूतावास के लिए इतने सारे भारतीयों की सुरक्षा और उन्हें स्वदेश भेजना कठिन काम है। हालांकि दूतावास ने कई दिन पहले परामर्श जारी कर भारतीयों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने को कह दिया था। इसके बाद 20,000 लोगों ने वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया था। इनमें से अब तक सिर्फ 4,000 लोग ही लौट पाए हैं। वैसे हर कोई इस उम्मीद में रहा होगा कि युद्ध टल जाएगा, पर अब यूक्रेन ने दूसरे देशों के यात्री विमानों के लिए अपने हवाई मार्ग बंद कर दिए हैं। ऐसे में विदेशी विमान वहां जा नहीं सकते। 2 दिन पहले भारत का एक विमान कीव के लिए गया भी था, लेकिन उतरने की इजाज़त नहीं मिलने से खाली दिल्ली लौट आया। इसलिए भारतीयों को अब पहले सड़क मार्ग से हंगरी और रोमानिया ले जाया जा रहा है और फिर वहां से भारत के विमान इन्हें लेकर स्वदेश पहुंचेंगे। यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत की सरकार देर से चेती। सरकार जो कदम अब उठा रही है, वे अगर एक पखवाड़े पहले उठा लिए जाते तो आज जैसा हाहाकार नहीं मचता। ऐसा भी नहीं कि सरकार को इस बात का अनुमान नहीं रहा होगा कि यूक्रेन में आने वाले दिन कैसे होंगे। युद्ध की आशंका को लेकर अमेरिका सहित कई
पश्चिमी देश तो पहले ही अपने नागरिकों को बचाने के काम में जुट गए थे। सवाल है कि हम आखिर किस इंतजार में बैठे रहे। हालांकि ऐसे ही संकट भरे दौर में भारत ने पहले भी दूसरे देशों से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी करवाई है। संपूर्ण विराम।